हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं तेजपाल बीसल स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना था। भौतिक गुण, भौतिक अवस्था के बारे में हमने जाना था कि धातुएं विद्युत की चालक होती हैं या सुचालक होती हैं। धातुओं को पेटने पर क्या होते हैं, वो पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं इत्यादि के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे बच्चों हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या हैं बच्चों? पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुओं के किससे क्रिया कराएंगे बच्चों? हम ऑक्सीजन से क्रियाएं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? उनके ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करेंगे बच्चों हम, धातु प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा बच्चों? धातु ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? धातु ऑक्साइड। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अभिक्रियाओं को लिखते समय तीर का निशान ही लगाना है आपको। इस तरीके से ऐसा नहीं लगाना है आपको भाई आप इस तरफ लगा दो तीर का निशान, ऐसा नहीं है। ये जो तीर के निशान के जो बाद वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। सॉरी बच्चों, ये तीर के निशान से जो पहला भाग होता है इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और अभिकारक या क्रियाकारक भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम होता है क्रियाकारक। क्रियाकारक या तो कह सकते हैं अभिकारक या बोल सकते हैं इसको अभिकारक। तीर के निशान की जो ये हमारी जो अभिक्रिया है इसके दाईं तरफ वाले भाग को क्या बोलते हैं? क्रियाफल या उत्पाद। क्रियाफल या उत्पाद। और जो हमारी अभिक्रिया है उसके बाईं तरफ वाले भाग को क्या बोलते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे हम। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? उनके ऑक्साइड बनाती है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें अपना धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा? धातु ऑक्साइड बन जाएगा। ऐसे हम उदाहरण लेते हैं लोहे पर जंग लगना। हम दो उदाहरण लेंगे बच्चों, एक तो लोहे पर जंग लगना और दूसरा है मैग्नीशियम के फीते का दहन। यानी मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे और एक लोहे पर जंग लगना। तो बच्चों पहला जो उदाहरण लिया है हमने लोहे पर जंग लगना। पहला उदाहरण है हमारा लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगने के लिए बच्चों दो घटक मुख्य जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से घटक हैं बच्चों? वो वायु और जल। अगर वायु और जल नहीं होंगे बच्चों तो हमारे लोहे पर जंग नहीं लगेगा। जो दो घटक होते हैं ये हमारे जो लोहे पर जो जंग लगाते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया क्या हो जाएगी बच्चों? Fe आयरन। लोहा का सूत्र क्या होता है बच्चों? आयरन या लोहा का सूत्र होता है Fe। ध्यान रखना है आपको। O2 ऑक्सीजन और जल का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? H2O। जल का सूत्र होता है बच्चों H2O। ध्यान रखनी है आपको। ये बच्चों आगे आपके 9th क्लास में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि 9th क्लास में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आगे आप अगर आप 8वीं क्लास में ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको 9th क्लास में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आयरन, ऑक्सीजन, जल। अब लोहे पे जंग लगने के लिए कौन से घटक जिम्मेदार थे? ऑक्सीजन और जल। तो हमने इनकी अभिक्रिया कराई तो क्या बना? Fe2O3। Fe2O3 क्या बन गया बच्चों? Fe2O3। तो 2 इधर लगा देंगे हम। Fe2O3। लोहे पर जब जंग लगता है तो आयरन ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। अब ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन किधर जुड़ जाएगा बच्चों? इधर जुड़ जाएगा। इधर Fe कितने हैं अपने? Fe2 हैं। तो Fe2 ऑक्सीजन इधर जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? FeO यानी Fe2O3। ये किसका सूत्र हो जाएगा बच्चों? आयरन ऑक्साइड का। अब बचता क्या है? अपनी हाइड्रोजन गैस बचती है, तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा बच्चों इसमें।
तो इस तरीके से लोहे पे जंग लगने की ये अभिक्रिया है बच्चों। आयरन की अभिक्रिया कराई हमने ऑक्सीजन और जल से। ऑक्सीजन और जल से क्यों कराएंगे? क्योंकि जंग लगने के लिए दो घटक जिम्मेदार होते हैं, ऑक्सीजन और जल। इसलिए Fe + O2 + H2O, इसको संतुलित कर लेंगे हम। संतुलित बच्चों अभिकारक और क्रियाफल, इसमें दोनों में अभिकारक और उत्पाद में दोनों में बराबर होनी चाहिए उत्पादों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, द्रव्यमान की संख्या बराबर होनी चाहिए। आयरन की संख्या कितनी है? 2। इधर अभिकारक में देखें तो कितनी है आयरन की संख्या? 2। इधर देखें तो उत्पाद में कितनी है? 2 बच्चों बराबर। Fe की देखते हैं, Fe बराबर कितनी है बच्चों? 2। इधर कितनी है बच्चों? Fe बराबर 2 बराबर। बात क्लियर बच्चों? अगली बात देखते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने बच्चों? इधर ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 2 यहाँ पे, 1 ये 3 है इधर बच्चों। इधर कितनी हो जाएगी बच्चों? ऑक्सीजन की अभिक्रिया 3, इधर भी 3 है। हाइड्रोजन संख्या देखते हैं, हाइड्रोजन कितने बच्चों? इधर 2। इधर कितने बच्चों? हाइड्रोजन 2। तो अभिक्रिया क्या है? जब तक हमारे ये जो परमाणु हैं आयरन और ये बराबर नहीं होंगे, इधर जो आयरन कितना है? 2। इधर अगर आयरन अपना 2 होता, 2 की जगह 3 होता, तो ये अभिक्रिया कैसी होती? गलत होती। अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया नहीं मानी जाती। अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया कब मानी जाती है? जब हमारे दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में दोनों की संख्या बराबर हो, दोनों तत्वों में बराबर हो। आयरन के बराबर 2, ऑक्सीजन की 3 इधर, 3 ही इधर है, हाइड्रोजन की 2 है इधर, हाइड्रोजन 2 है। तो ये अभिक्रिया हमारी संतुलित अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया हमारी सही अभिक्रिया है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया किस प्रकार करेंगे बच्चों हम? बच्चों इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो प्रतीक हैं, हमारे जो तत्व हैं, उनके आपको प्रतीक याद रखने हैं। मैग्नीशियम के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? Mg, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O। लेकिन गैस है तो बच्चों ऑक्सीजन किससे अभिक्रिया कर रहे हैं तो O2। अगर O और H है तो इस पर 2 लगाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। यानी जो ये ऑक्सीजन है ये इसमें जुड़ जाएगा। यानी धातु की अभिक्रिया हमने किसके साथ करी बच्चों? ऑक्साइड के साथ, तो क्या बना? वो धातु ऑक्साइड बन गया। आयरन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन और जल के साथ करी तो क्या बना बच्चों? आयरन ऑक्साइड बन गया। इसी प्रकार से हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसी प्रकार बच्चों क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब हम देखते हैं अभिक्रिया हमारी संतुलित अभिक्रिया है क्या नहीं। संतुलित अभिक्रिया की बात करते हैं तो बच्चों मैंने आपको बताया था तीर के निशान के दाईं तरफ वाले भाग को तो क्या कहते हैं? क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं, और बाईं तरफ वाले भाग को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो इसमें देखते हैं बच्चों हमारी संतुलित अभिक्रिया है क्या नहीं बच्चों। मैग्नीशियम की संख्या कितनी है बच्चों? इधर क्रियाकारक में कितनी है बच्चों? तीर के निशान से पहले कितनी है बच्चों मैग्नीशियम की संख्या? 1। इधर बात करते हैं मैग्नीशियम की संख्या कितनी है बच्चों? इधर 1 बराबर। यहाँ तक क्लियर। ऑक्सीजन की संख्या की बात करते हैं बच्चों। ऑक्सीजन कितनी है बच्चों? इधर 2। इधर ऑक्सीजन की संख्या बात करते हैं बच्चों, किधर कितनी है? 1। तो इसका मतलब क्या है? आपकी जो अभिक्रिया है संतुलित अभिक्रिया नहीं है, इसका मतलब गलत है। तो इसको आप सेटिस्फाइड करिए, समीकरण को संतुष्ट कीजिए, संतुलित कीजिए इसको। मैग्नीशियम की संख्या देखते हैं बच्चों। मैग्नीशियम की 1 है इधर अभिकारक में, उत्पाद में कितनी है बच्चों? 1 बराबर। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बच्चों? 2। इधर कितनी है बच्चों? 1। तो इधर भी अपन को इधर 2 हैं तो इधर 2 करनी पड़ेगी, या फिर 1 है तो 1 करनी पड़ेगी। तो क्या करें बच्चों हम? ऑक्सीजन की संख्या तो इधर तो 2 है, इधर कितनी है? 1। तो इसके आगे क्या लगा देते हैं बच्चों? हम 2 लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 लगा देते हैं। अब हम इधर तो हमने बच्चों 2 लगा दिया, ऑक्सीजन की संख्या तो संतुलित होगी। अब इसके आगे लगाने का मतलब क्या है? इसके मैग्नीशियम के आगे भी जो 2 जुड़ रहा है, ये ऑक्सीजन के आगे भी 2 जुड़ रहा है, ये दोनों के आगे ही 2 जुड़ रहा है। जैसे गणित में हम लिखते हैं 2 + 2, तो इससे भी गुणा करते हैं और इससे भी गुणा करते हैं।
तो ऐसे ही ये मैग्नीशियम 2 से इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम, इधर कितने हो गए बच्चों 2, तो इधर करें तो इधर कितने कर देंगे बच्चों, इधर भी 2 कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो अगला है बच्चों, सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला करते हैं, अतः ये क्षारीय प्रकृति होते हैं। ध्यान रखना है बच्चों आपको, धातुओं के ऑक्साइड तो क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला करने का मतलब क्या है बच्चों, विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। अगर अम्ल है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, अगर अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं तो विलयन की प्रकृति कैसे होगी, अम्लीय होगी। अगर क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं तो विलयन की प्रकृति कैसे होगी, क्षारीय होगी। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, अतः इनकी प्रकृति कैसे होगी, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ध्यान रखना है बच्चों आपको, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आपके ऑप्शन में आ सकता है छोटे एबीसीडी वाले प्रश्नों में ये, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है बच्चों, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अभी हमने पढ़ा था धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुओं के ऑक्सीजन से अभिक्रिया में हमने लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब हम पढ़ रहे हैं अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया में क्या हो जाएगा बच्चों, अधातु प्लस ऑक्सीजन। अगर हम अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से हम जब करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, ऑक्साइड। तो उदाहरण के तौर पर अधातु प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा बच्चों, ऑक्साइड। अगर हमने अधातु ली और अधातु की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, सल्फर का प्रतीक होता है S की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, सल्फर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फर का प्रतीक मैंने बताया था बच्चों S, ऑक्सीजन का आपको पता ही है O2, और इसकी अभिक्रिया जब हम सल्फर के ऑक्सीजन से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो O2 है इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, SO2। क्या बन जाएगा बच्चों, SO2, यानी इसका नाम सल्फर लिख देंगे हम, इसका नाम ऑक्सीजन लिख देंगे, इसका नाम क्या लिख देंगे बच्चों हम, S का नाम तो आपको पता ही है, सल्फर लिख देंगे। तो 2 सबसे पहले इसको लिखते हैं, 2 को IUPAC नाम में आगे उच्च क्लास में पढ़ोगे आप, ऐसा निम्न क्लास है इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। 2 को लिखते हैं डाई बच्चों, अगर 2 शब्द आ जाए, डाई 3 आ जाता तो ट्राई लिख देते हैं हम इसको, अगर यहाँ पे 3 होता तो ट्राई। सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, SO2। तो क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो अधातु की अभिक्रिया हमने, सल्फर की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से करी तो क्या बना, ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो सल्फर की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखना है बच्चों आपको ये। अभी हमने बच्चों सल्फर की अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई थी, सल्फर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई थी। सल्फर की ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया कराई थी हमने S+O2, अभी बताया था बच्चों आपको पिछले वीडियो में, S+O2। तो सल्फर की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से करी तो क्या बना बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किससे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे हम, जल में मिलाएंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जल में मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। क्या बनता है बच्चों, सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सूत्र लिख दिया हमने, SO2 प्लस H2O, जल का सूत्र होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या होता है बच्चों, SO2, और जल का सूत्र क्या होता है बच्चों, H2O। तो क्या करेंगे बच्चों हम इसका, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इसमें जाके जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑक्सीजन इसमें जाके जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन है जो इसमें जाके जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों,
H2 लिख देंगे हम, ये वाली संख्या पहले लिखते हैं इधर से H2SO3, ये तो जुड़ जाएगा इसमें, ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया तो क्या बन जाएगा SO3 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 हो गए H2SO3, यानी कि इसका सूत्र बन जाएगा ये सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम जल में मिलाते हैं तो क्या बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। क्या बनता है बच्चों, सल्फ्यूरस अम्ल। थैंक यू बच्चों, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।